नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज एक और धमाकेदार वन शॉट आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं। इस वन शॉट की भी बहुत डिमांड थी कि सर कृषि का चैप्टर हमें बिल्कुल भी याद नहीं होता है, काफी टर्म्स हैं, काफी फसलों के बारे में है, किस में कौन सा तापमान होना चाहिए, कैसा तापमान होना चाहिए, और इनको पढ़ पढ़ करके आपका तापमान हाई होता जाता था, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता जाता था। उसे कंट्रोल करने के लिए आज वन शॉट अध्याय 4 कृषि का मैं लेकर के आया हूं। तो जानते हैं कि आज के इस वन शॉट में हम लोग क्या क्या कवर करने जाएंगे। आज के जो टुडेस टारगेट रहेंगे, कृषि और कृषि के प्रकार जानेंगे, जिसमें प्रारंभिक भी जानेंगे, गहन कृषि है उसके बारे में भी जानेंगे, रोपण कृषि, खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, और बीच में काफी फसलें आएंगी, गेहूं, चावल, मक्का, बहुत सी फसलें आएंगी, उन सभी के बारे में जानेंगे। बागवानी फसलों के बारे में जानेंगे। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, जो टेक्नोलॉजिकल बदलाव हुए हैं इंडिया में स्पेशली आजादी के बाद, वो क्या क्या हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान जानेंगे। कृषि का कहां तक योगदान है हमारे सकल घरेलू उत्पाद में, और इसमें अगर बढ़ोतरी हो रही है तो क्या क्या कारण है, और अगर गिरावट आ रही है तो क्या क्या कारण है, सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव जानेंगे कि वैश्वीकरण जो हुआ 1991 में हमारे देश में एलपीजी की पॉलिसी आती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीति भारत सरकार लेकर के आती है, उसके बाद क्या प्रभाव कृषि पे पड़ता है, किसानों पे पड़ता है, और कृषि से बनने वाले उत्पादों पे पड़ता है, ये सभी के हम लोग जानेंगे। ब्रीफ में, बिल्कुल संक्षिप्त में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, और इस प्रकार से समझेंगे कि कुछ छूटेगा भी नहीं और बाकी इतना आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। एक लेक्चर में, एक वीडियो में अगर पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है तो ये दैट्स अ ग्रेट डील, बहुत बड़ी बात है। तो वो आप लोग कर लीजिएंगे, और बाकी अगर आपके पास अभी भी समय है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप फिर लेक्चर्स तो जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को और जानते हैं चैप्टर को। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश रहा है। देखो, कृषि जो है, एग्रीकल्चर है, वो भारत की प्राचीन समय से रही, प्राचीन समय से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पर हमारे कुछ बाहर के लोग आते हैं, वो रहते हैं, वो खेतीबाड़ी शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे वहां पर स्थापन करना शुरू करते हैं। तो कृषि बहुत समय से रही है, और 2/3 तक की आबादी आज भी कृषि पे निर्भर है। 2/3 तो नहीं कह सकते, 75% तो नहीं है अब, पर 55-56% के अराउंड अभी भी ये कहा जाता है कि कृषि पर भारत की आबादी निर्भर है। खाद्यान्न और कच्चा माल उत्पन्न करती है। अब कृषि क्या है? कृषि खाद्यान्न, खाने पीने वाले सामान है, वो सारे उत्पन्न करती है। और कच्चा माल किसके लिए? उद्योगों के लिए। कच्चा माल उद्योग के लिए। अब आप लोग ये बताओ कि जो कृषि है वो आएगी किसमें, कौन से क्षेत्र में आएगी? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र? तो ये आएगी, जो कृषि आती है वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आएगी, और जो प्राथमिक क्षेत्र में आ रहा है वो द्वितीय क्षेत्र के लिए वैसे ही आधार है, वो द्वितीय क्षेत्र के लिए वैसे आधार है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र ही तो कच्चा माल पहुंचा रहा है। प्राथमिक क्षेत्र ही तो क्या है? कच्चा माल उद्योगों को दे रहा है, चाहे कृषि से हो गया और किसी से हो गया। तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आ रही है, और ये उद्योगों के लिए क्या है? कच्चा माल उत्पन्न करती है। अब जानते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ओके, भूमि के छोटे टुकड़ों पे, देखो, जीविका निर्वाह कृषि, जो हमारी जीविका है, जो हमारी लाइवलीहुड है, वो चलती रहे, उसके लिए मतलब बेसिकली क्या होता है कि अपने परिवार का और थोड़ा बहुत जनसंख्या को खुलाने के लिए, ज्यादा बड़ी जनसंख्या नहीं होती है, तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, जो हम लोग हमारी जीविका के लिए, जीविका निर्वाह, लाइफ चलती रहे, उसके लिए जो कृषि करते हैं वो है, तो ये भूमि के छोटे टुकड़ों पे करी जाती है। इसमें पुराने औजार, आदिम कृषि औजारों का मतलब क्या? जो पुराने जमाने के औजार, लकड़ी का हल हो गया, डाव या खुदाई करने वाली छड़ी, जैसे खुदाई करने वाली छड़ी है, ये देखो, जैसे बेल के क्या करा जाता है कि वो पीछे बांध दिया जाता है, फिर वो जुताई करती हुई चलती है, प्लगिंग करती हुई चलती है। तो ये किसमें होता है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में होता है। इसमें जो श्रम का काम करता है, जो मजदूरी का काम करता है, वो कौन करता है? परिवार अथवा समुदाय के लोग ही करते हैं, मतलब आसपास के लोग मिलकर के कर लेंगे, मतलब बाहर से मजदूर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परिवार के लोग ही कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जीविका निर्वाह कृषि की बात हो रही है कि हमारी जीविका चलती रहे। जब हमारी जीविका है तो उसके लिए काम भी किसको करना पड़ेगा? हमें ही करना पड़ेगा। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। देखिए, अभी किस चीज पर निर्भर? मानसून पर निर्भर करेगी, भाई सही समय पे बारिश होती रहे, ये जरूरी है। प्राकृतिक उर्वरता, जो नेचुरल फर्टिलिटी है, वो होनी चाहिए। नेचुरल फर्टिलिटी किस चीज की होनी चाहिए? मिट्टी की। नेचुरल जो फर्टिलिटी है वो होनी चाहिए, कि भैया जो उर्वरता है, उर्वर हो, जिसमें ज्यादा क्या है, अगर उस मिट्टी में हम उगाए तो वो उग जाए, उपजाऊ जमीन है ना, वो हमारे पास होनी चाहिए। और भी बाकी जो पर्यावरणीय परिस्थितियां होती है उन पर निर्भर करता है। ये कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि। देखो, कर्तन दहन प्रणाली का मतलब क्या होता है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर।
इसमें क्या करता है किसान, जैसे कि मान लीजिए ये खेत है, इस खेत को दो भागों में बांट लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर कुछ कोई चीज उगाता है वो, फिर बाद में जो वेस्ट होता है जो कुछ भी है उसको यहाँ पे बंद करेगा, फिर वो इस खेत में मूव कर जाएगा। फिर कल को इसमें ऐसा करेगा, फिर जो राख आएगी, ठीक है, जो राख हो जाती है उसको मिक्स कर करके मिट्टी में, फिर उससे भी क्या है उर्वरता बढ़ती है मिट्टी की, वो करके नेक्स्ट उस पर चला जाएगा। अब ये कर्तन और ध्यान प्रणाली को हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वो नाम कौन कौन से हैं वो जानते हैं। देखिए कर्तन ध्यान प्रणाली, अब आप लोग बोलेंगे सर इतने नाम हम याद कैसे करें। देखो अगर बोर्ड टॉपर बनना है, अगर तुम्हारा सपना है कि तुम अपने माता पिता को गर्व से उनका सीना चौड़ा करो, तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने से हमें घबराना नहीं है। तो ये मैंने पहले जब पढ़ाया था तब भी कहा था कि ये लिस्ट बना लो, लिस्ट मैंने बना करके दी थी आपको कि सिर्फ इसको लिख लो और अपने कमरे पे चिपका लो, और जैसे सुबह शाम भगवान का नाम लेते हो ना, वैसे ही ये याद करना शुरू कर दो। 100% कहता हूं, 100% कहता हूं, एमसीक्यू के क्वेश्चंस में बात पूछी जा सकती है। एक ना एक क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं इसमें आएगा ही कर्तन ध्यान प्रणाली का, कि कौन सी जगह पे क्या कहा जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में क्या कहा जाता है, झूम। झूम, ठीक है, झूम सही अर्थ में ही लेना, गलत में मत ले जाना झूम। ओके, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या कहा जाता है, दीपा कहा जाता है। मणिपुर में पामलू, मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेड़ा, ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या बरीगा, पश्चिमी घाट कुमारी। पश्चिमी घाट क्या है, जैसे ये आप जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वहां पे आप नीचे की तरफ दो घाट देखेंगे, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया, जैसे बाबा बुदान हिल्स की हमने बात करी थी जहां पे कॉफी सबसे पहले पाई गई, तो उसके बारे में। पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान वालरे या वाल्ट्रे, हिमालयन क्षेत्र में खिल कहा जाता है। झारखंड में कुरुआ, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम। अब ये क्या है, जो अलग अलग देश है वहां पे क्या क्या कहा जाता है वो देखते हैं। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है, तो ये रहा मैक्सिको और मध्य अमेरिका, ठीक है, यहां पर इसे क्या कहा जाता है, मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला और कोनुको रेफा, तो ये रहा वेनेजुएला, यहां पे रोफा कहा जाता है। मध्य अफ्रीका, ये अफ्रीका के मध्य में इसको मसोले कहा जाता है। इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया आप इधर आ जाइए, लदांग इसे कहा जाता है। वियतनाम में रे कहा जाता है। अब आते हैं गहन जीविका कृषि, वो हम लोग बात कर रहे थे, प्रारंभिक जीविका कृषि है वो, ये गहन जीविका कृषि, इसके बारे में। श्रम गहन खेती है, अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवास और सिंचाई का प्रयोग होता है, श्रम गहन खेती है। अब इस श्रम गहन खेती क्यों है, श्रम मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको क्या श्रम की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा मजदूरों की आपको जरूरत पड़ेगी। अब भी जो हमने पढ़ा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, उसमें क्या है, परिवार के समुदाय के लोग ही काम कर रहे हैं, पर यहाँ पे आपको और भी ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, जनसंख्या का बोझ ज्यादा है, जनसंख्या का बोझ ज्यादा है, तो ज्यादा जनसंख्या होगी, ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, और ज्यादा उत्पादन करने के लिए हमें ज्यादा ज्यादा क्या है, मजदूरों की जरूरत होगी। तो श्रम गहन कहती है। अब जैसे कि हम लोग देश में हरित क्रांति आई तो क्या थी, लेकर के आए हम लोग, ओके, हरित क्रांति आई। अब हरित क्रांति में हम लोगों ने क्या करा कि HYV सीड्स, उच्च पैदावार वाले बीजों का हमने इस्तेमाल करा, जिससे कि ज्यादा ज्यादा बेहतरीन उपज हो। हमने क्या है, रासायनिक उर्वरक लेकर के आए, रासायनिक उर्वरक फर्टिलाइजर केमिकल वाले लेकर करके आए, जिससे कि क्या है बहुत जल्दी क्या है बढ़े। कीटनाशक लेकर के आए कि अगर पेड़ पौधे खराब हो रहे तो हम उन पे छिड़क दो, उससे वो ठीक हो जाए। ऐसी चीजें, केमिकल वाली चीजें हम लोग लेकर के आए, और इन सब में बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती थी, और खेतों तक जो पानी पहुंचा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं, या इरिगेशन इंग्लिश में कहा जाता है। तो अब इसमें क्या है, ज्यादा तो मजदूर आपको चाहिए, ज्यादा रासायनिक वाले उर्वरक कीटनाशक आपको चाहिए, और ज्यादा पानी की इसमें आवश्यकता होती है। और ये हरित क्रांति क्यों आई, क्योंकि जो एक तो हमारा जो उत्पादन है वो बिल्कुल कम हो चुका था, और जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही थी, तो इतने लोगों का पेट भरने के लिए उत्पादन बढ़ाना जरूरी था। और ये जो HYV सीड्स लेकर के आई सरकार, वो गेहूं और चावल के ही शुरुआत में लेकर के आई थी, और उसमें काफी बड़ा उत्पादन हमें देखने को मिला, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में काफी इसका हमें देखने को मिला कि बहुत अच्छी तरह की काफी उत्पादन उसमें हुआ है। फिर आ जाते हैं वाणिज्यिक कृषि पे। ओके, वाणिज्यिक कृषि या कॉमर्शियल क्रॉप्स जिन्हें कहते हैं। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों से है। अब यहाँ पे जो आधुनिक निवेश होंगे वो आधुनिक निवेश जैसे कि अधिक पैदावार देने वाले बीजों, जिसमें मैंने बोला HYV सीड्स, HYV सीड्स, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग अभी बताया है मैंने। फिर आते हैं रोपण कृषि पे। लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल। देखिए रोपण कृषि का मतलब क्या है, लंबे क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में आपने एक ही फसल उगाई है। एक ही फसल मतलब जैसे कि कॉफी, ये कॉफी की फसल है, और फिर जब कॉफी की फसल तैयार हो चुकी है तो उसे तोड़ रही है, कॉफी के जो
उसे तोड़ा जा रहा है। तो एक पूरे बड़े क्षेत्र में क्या है, कॉफी उगाई जा रही है। कॉफी, चाय, रबर, गन्ना, ये केला, ये सब क्या है, ये रोपण कृषि है, जिनको क्या है कि एक बड़े क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ एक ही फसल उगाई जा रही है, उसके साथ किसी प्रकार की कोई दूसरी फसल नहीं उगाई जाती है। अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की जरूरत है। अब ज्यादा पूंजी भाई, आपको खूब पैसा भी लगाना पड़ता है और बहुत ज्यादा श्रमिकों की और बहुत ज्यादा श्रम वाला, बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम होता है रोपण कृषि। आप अगर असम की तरफ देखेंगे जहां पे चाय का, कॉफी के बागान लगे हुए हैं, वहां पे काम करते हैं वो, और उस थोड़ा सा उस वाले समय में उधर क्या है कि पहले सूर्योदय हो जाता है। मतलब अगर हमारे इधर राजस्थान में या गुजरात, जो पश्चिमी दिशा है ना, इस दिशा में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा लेट होता है, और वहां पे थोड़ा पूर्वोत्तर दिशाओं में पहले हो जाता है। मतलब 3 बजे के करीबन वहां पर सूर्योदय हो जाता है। वो 3 बजे उठ करके वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो काफी मेहनत की जरूरत यहाँ पर होती है। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला, ये सब क्या है, ये रोपण कृषि है। रोपण कृषि भी एक वाणिज्य के कृषि का ही भाग है, ये बात ध्यान रखें। वाणिज्य के या कॉमर्शियल क्रॉप का मतलब क्या होता है, जो हम लोग बेचने के लिए कर रहे हैं। बेचने के लिए तो ऐसा सब कुछ ही ग्रो करा जा रहा है, ग्रो कराई हम इसलिए जा रहा है कि मार्केट में बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, पर यह मुख्यतः बेचने के लिए, निर्यात करने के लिए, मतलब पैसा कमाने के लिए ही है। और एक बड़े लार्ज स्केल पे जब हम ग्रो कर रहे हैं किसी चीज को, तो लागत हमारी क्या है, कम हो जाती है, और हम उसे बेच करके काफी फायदा कमा लेते हैं। अब आते हैं, देखो अब पढ़ रहे हैं हम लोग शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप, शस्य प्रारूप में हमें 3 चीजें को पढ़ना है, रबी फसल, खरीफ फसल और फिर फाइनली जायद। इन 3 के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रबी फसलों के बारे में। सिंपल सा बात बताइए, बोया कब जाता है, शीत ऋतु में, सर्दियों में बोया जाएगा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाएगा, ठीक है। कटाई ग्रीष्म ऋतु में, अप्रैल से जून के बीच में। सर्दी में बोया जा रहा है, सर्दी में बोया जा रहा है, और गर्मी में काटा जा रहा है, ठीक है। कौन कौन सी फसलें हैं, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। आप 2-3 का नाम जरूर याद रखें, जिससे कि आप जब रबी फसलों के बारे में बताएं तो आपको आसानी होगी बताने में। स्थान, ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य। देखो वैसे काफी विस्तृत भाग में बोई जाती है, पर मुख्य कहां पर है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। तो गेहूं और बाकी जो अन्य रबी फसलें उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं खरीफ फसलों की तरफ। बोया कब जाएगा, मानसून के आगमन पे, मानसून के आगमन पे, और कटाई कब होगी, सितंबर अक्टूबर के बीच, ठीक है। रबी कब थी, रबी सर्दी के टाइम में बोई जा रही थी, गर्मी के टाइम में काटी जा रही थी। और ये क्या है, खरीफ फसलें मानसून के समय में बोई जा रही है, मतलब जब बारिश वाला सीजन होता है, आप कह सकते हैं कि जुलाई के राउंड वाला सा, जुलाई अगस्त वाला, उस टाइम बोई जा रही है, और सितंबर अक्टूबर में इनको कटाई हो रही है। फसलें कौन सी, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन इनमें शामिल है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश, बिहार में की जाती है। देखिए कोंकण तटीय क्षेत्र, ये जो गोवा के आसपास वाला जो इधर वाला तट है ना, उसको कोंकण तटीय क्षेत्र कहा जाता है। और चावल के ऊपर भी हम आगे पूरा विशेष पढ़ेंगे, गेहूं के ऊपर भी पढ़ेंगे। पिछले वर्षों में चावल पंजाब, हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान, 3 फसलें ओस, अमन, बोरो बोई जाती है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, चावल, देखो चावल के लिए है ना पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। चावल को उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता, मतलब ह्यूमिडिटी चाहिए, और ह्यूमिडिटी से फिर बारिश होती है, ज्यादा चाहिए। तो अब एक्चुअल में क्या है कि ज्यादा पानी चाहिए। तो अब राजस्थान वाले इलाके तो क्या है, वैसे ही सूखे हैं, राजस्थान पंजाब वाला इतना ज्यादा बारिश नहीं होती, पर फिर भी यहाँ पर ये पॉसिबल हो पाया। क्यों, क्योंकि सिंचाई के द्वारा भाई कुएं खुदवा दिए, बोरिंग्स खुदवाई गई है, और पानी पहुंचाया गया, तो उससे हो गया फैसिलिटी। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें बोई जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ओस, अमन और बोरो, ये आपको याद रखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इतना भी नहीं बट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओस, अमन और बोरो। फिर आते हैं जायद की फसलों पे, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में बोई जाएगी। मुख्यतः इसमें तरबूज, खरबूजे, खीरे और सब्जियां, चारे, ये सब आते हैं, ठीक है। तो हम लोग खाते भी है गर्मियों में, ठीक है। तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब कुछ सब्जियां, और ये सब जायद में आ जाएंगे। मुख्य रबी और खरीफ है। अगर आपसे शस्य प्रारूप में पूछ लिया जाए कितने प्रकार के हैं, तो 3 हैं। और वैसे मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो रबी और खरीफ के ही आते हैं, बट हम किसी भी प्रकार की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे कि आपके नंबर कट जाए, इसलिए अपने जायद भी बता दी। अब जो मुख्य फसलें हैं भारत की, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहली जो अगर भारत में इस्तेमाल करी जाती है वो फसल है चावल।
चावल सबसे मुख्य फसल है, सबसे ज्यादा अगर कुछ खाया जा रहा है तो देश में वो चावल ही खाया जा रहा है। चावल भी अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग कंपनियों के हैं, ठीक है। तो अब आइए चावल के बारे में जानते हैं। अब देखो बहुत इजी कर दिया है मैंने, आप लोग इसी तरह से टेबल बना करके याद कर सकते हैं। सच्चे प्रारूप मतलब कौन से समय में, कौन से में, खरीफ में आती है, खरीफ के समय में बोई जाएगी, मतलब मानसून वाले समय में। आवश्यकता, आवश्यकता मतलब किस किस चीज की जरूरत होती है। उच्च तापमान, उच्च तापमान का मतलब यह है कि 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो होना ही होना चाहिए। उस तापमान, अधिक आर्द्रता, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, उमस जैसा जो मौसम है वो ज्यादा होना चाहिए, फिर उससे ज्यादा बारिश होगी। तो करीबन करीबन हम ये मान करके चलते हैं कि 100 सेंटीमीटर के अराउंड जो बारिश है वो आवश्यकता है इसकी। उत्पादक स्थान, सबसे पहला जो स्थान है वो चीन का है और दूसरा स्थान हमारा है। ये दूसरा हमारा है और चीन जो ब्रैकेट में लिखा है ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है। तो चावल का अगर सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है वो कौन कर रहा है, चीन कर रहा है। स्थान में आ जाओ, चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टा प्रदेशों में उगाया जाता है। अब देख लेना, आपको ये जो ग्रीन ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये पूरा चावल का है। ये एनसीईआरटी का मैप है, आप इसे खोल करके देख सकते हैं। देखो मुख्यतः जैसे बात हमें समझ में आ रही है कि चावल के लिए हमें बारिश की, पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इन्होंने बोला उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान क्योंकि नदियां बह रही हैं तो वहां पे पानी हो जाता है। तटीय क्षेत्रों पे, तो तटीय क्षेत्र पे भी पानी है। और डेल्टा प्रदेश में, डेल्टा क्या है, जहां पे रिवर का एंड हो रहा है, जो माउथ है ऑफ रिवर है, वहां पर भी डेल्टा है, तो वो वहां पर भी अच्छी फसल हो सकती है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। तो ये बात मैंने अभी आप लोगों को बताई कि नहरों के जाल से कुएं खोद दिए गए हैं, बोरिंग्स खोद दी गई है, नलकूप मतलब हर खेतों में, घरों में नलकूप लगा दिए गए, तो उनके कारण भी जहां पर वर्षा कम होती है, बारिश कम होती है, वहां पर भी क्या है, चावल की फसल उगाना अब संभव हो चुका है। तो पहली फसल चावल हो गई, दूसरी फसल है गेहूं। अब सबसे पहले अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत होती है तो वो चावल की होती है और उसके बाद जो है वो गेहूं की होती है। तो गेहूं दूसरी सबसे मुख्य फसल भारत की है। शस्य प्रारूप शीत ऋतु मतलब रबी में है। ओके, आवश्यकता 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसको चाहिए, ठीक है। उत्पादक स्थान, उत्पादक स्थान हमारे पास इसका नहीं है तो छोड़ दीजिएगा आप। इसी प्रकार से पॉइंट बना करके आप लिख सकते हैं। स्थान, देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। गंगा सतलज वाला मैदान, ठीक है, तो ये जो ऊपर का नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी भाग है, उसमें जो गंगा सतलज जहां पे बह रही है वो वाला भाग, और दक्कन में, ठीक है, दक्कन पठार, ये जो नीचे वाला है दक्कन पठार, इसमें जो काली मिट्टी जहां पे पाई जाती है वो वाला स्थान। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं, ठीक है, ये गेहूं की फसल। अब आते हैं मोटे अनाज, जिन्हें हम मिलेट्स कहते हैं। मोटे अनाजों में जवार, बाजरा और रागी आता है। पोषक तत्व की मात्रा अधिक है, ठीक है, ये नाम से मोटे हैं, ठीक है ना, नाम से मोटे हैं। हम जैसे हम लोग आम भाषा में नहीं कहते यार इसका दिमाग मोटा है, मोटा मतलब क्या है, कह दो कि गंवार है ना, समझ में नहीं आता उस चीज को। तो यहाँ पे मोटे अनाज का मतलब ये नहीं कि बेकार अनाज है, ये सच में पौष्टिक तत्व बहुत होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत होते हैं, शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रागी का भी मैंने बताया। तो जवार, बाजरा, रागी। जवार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहली चावल, दूसरी गेहूं, तीसरी जवार। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एक ऑर्डर में सेट करें किस प्रकार से इनकी सबसे ज्यादा खाने वाली फसल है। तो सबसे पहले चावल, फिर गेहूं और फिर जवार। अधिकतर आर्द्र ये कहां पर उगाई जाएगी, जहां पे ज्यादा आर्द्रता मतलब बारिश वाले क्षेत्र होंगे वहां पे। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। यहाँ पे अभी विशेष करके जवार की बात हो रही है, तो जवार वाले क्षेत्र में जब आप करें तो ये फसल का नाम लिख ले, उसके बाद आवश्यकता यहाँ पे कर ले कि आवश्यकता में किस किस चीज की है वो कर दिया, फिर यहाँ पे स्थान लिख दिया, ये लिख दीजिए और आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इन्होंने जो राज्य बोले हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। महाराष्ट्र के बाद इन्होंने बोला कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर आते हैं बाजरा पे। ये बलुआ और उथली काली मिट्टी में, देखो अब इसमें भी आप आवश्यकता में बात डाल सकते हो कि कौन सी मिट्टी पे उगाई जाएगी। स्थान है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। फिर आ जाते हैं रागी पे। शुष्क प्रदेशों की फसल है, शुष्क प्रदेशों में उगाई जाएगी, दक्षिणी भाग में ज्यादा इसको उगाया जाता है। लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी में से उगाया जाता है। कर्नाटक, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः ये उत्पादन क्षेत्र है इसके। फिर आ जाओ मक्का। शस्य प्रारूप कब है, खरीफ में के समय में है ये, और बिहार में ये रबी के समय में भी उगाया जा सकता है। ये सवाल यहाँ पे बन सकता है एग्जाम में, भैया ऐसी कौन सी फसल है जो कि सभी जगह तो खरीफ में उगाई जाती है परंतु बिहार में रबी के समय में उगाई जाती है। तो उसमें सही जवाब होगा हमारा मक्का। की मक्का क्या है कि खरीफ के समय में उगाया जाता है परंतु रबी
के समय सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही उगाया जा रहा है। जो अगर मैं कुछ यूनिक सी चीज लगे ना उसको जल्दी से कैप्चर कर लिया करो, क्योंकि जितना जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा वो टीचर भी सोच रहा है कि यार ये क्वेश्चन दे देना चाहिए, तो यूनिक चीज को हमें जल्दी से अंडरलाइन कर ही लेना चाहिए। आवश्यकता क्या है कि उच्च तापमान होना चाहिए और पुरानी जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, भांगड़, ठीक है ना, भांगड़ वाली हमारी जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। स्थान कहाँ कहाँ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब आ जाओ दालें पे। दाल बहुत बहुत जरूरी है। जो लोग शाकाहारी है और विशेष करके भारत में तो काफी लोग शाकाहारी है, तो उनके लिए प्रोटीन का और पौष्टिक तत्वों में से बहुत मुख्य है दाल, तो दाल बहुत जरूरी है और दालों का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। दालों के मामले में भारत सबसे बड़ा उत्पादक भी है। उत्पादक का मतलब क्या है, उत्पादन करने वाला, उगाने वाला कौन है, भारत है। और उपभोक्ता मतलब इस्तेमाल करने वाला भी कौन है, भारत है। इवन हम लोग कुछ मंगवाते भी हैं बाहर से दालें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उत्पादक भी हम लोग हैं और उपभोक्ता भी हम लोग ही है। कम नमी शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। कम नमी, थोड़ा मतलब नमी कम होनी चाहिए, ओके। और शुष्क प्रदेश जो सूखे प्रदेश है वहां पर भी दालों को उगाया जा सकता है। नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता, अरहर को छोड़कर। देखो अब नाइट्रोजन पूरे हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन हमारे लिए वैसे काम की नहीं होती, बट जो सोइल होती है, मिट्टी होती है, उसके लिए बहुत काम की होती है। अब मिट्टी में कुछ तो ऐसे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो लेकर के उस मिट्टी में उसकी उर्वरता को बढ़ाते हैं। और ये जो दालों की जो फसल है ना, इन दालों की फसल, एक अरहर को छोड़ दो, बाकी ये नाइट्रोजन लेकर के भूमि की उर्वरता को बढ़ा रही है। उर्वरता बढ़ना, फर्टिलिटी बढ़ना, ये बहुत अच्छी बात है, जिससे कि हम ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। आवर्तन में बोया जाता है। आवर्तन का मतलब क्या है, रोटेटिंग में बोया जाता है। जैसे कि मान लो पहले क्या करा, एक फसल बो दी, एक जो जब सीजन आया उसमें फसल बो दी, फिर अगली बार दाल बो दी, फिर फसल बो दी, फिर दाल। रोटेटिंग, आवर्तन, रोटेट कर करके पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे बोया जाता है। आवर्तन में बोया जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ये रही दालों की दुकान। अब आते हैं खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। देखो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भैया चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का, रागी, सब कुछ जो अभी तक हम लोग पढ़ करके आए हैं, ये सब क्या है, हमारी खाद्यान्न फसलें थी। हम खाते हैं डे टू डे लाइफ में, हमें चाहिए गेहूं, चाहिए चावल, चाहिए मक्का, ये सब कुछ हम डे टू डे लाइफ में लोग हमारे देश के किसी ना किसी कोने में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। बट अब कुछ ऐसी फसलें हैं जो हम लोग खाते तो हैं, मना नहीं कर रहा, जैसे कि गन्ना की बात आएगी, शुगर केन, हम खाते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, परंतु इतनी इंपोर्टेंट पे नहीं रहेगी जितनी वो है। ये बाकी मुख्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में काम करती है। सस्य प्रारूप कब है, रबी। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्रों में उगाई जाएगी। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्या होता है, एक बार जल्दी से देख लीजिएगा। ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पे कुछ काल्पनिक रेखाएं करी गई हैं और उन काल्पनिक रेखा में से एक बीच में से रेखा निकल रही है, उसे हम कहते हैं 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री की है, इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। और फिर इसके 23.5 डिग्री, अब ये दो भागों में पृथ्वी बट गई, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग का जो है फिर 23.5 डिग्री की हम रेखा खींचते हैं, 23.5 डिग्री की रेखा खींची। अब ऐसा नहीं है कि तुम अंतरिक्ष में जाकर के देखकर क्या हो कि हमारी पृथ्वी की रेखा है या नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, सच में नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक, मैंने बोला ना, कल्पना करी गई है, ठीक है ना, सोचा गया है, पर तो सोचा गया है। 23.5 डिग्री नॉर्थ की है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर है 23.5 डिग्री की दक्षिण में भी है, जिसे हम लोग साउथ कहते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ती है, और जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, इस वाले भाग में बहुत ज्यादा धूप पड़ेगी, और धूप ज्यादा पड़ने का मतलब है तापमान ज्यादा होना। तापमान ज्यादा होने का मतलब है कि जो पानी है उस पर जब सूरज की किरणें जाएगी, पानी गर्म होगा, भाप निकलेगी, और जब भाप निकलेगी तो ऊपर जाकर के बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो फिर से वापस बारिश होगी, और बारिश होगी तो क्या होगा, अच्छी फसल होगी। आवश्यकता, उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और काफी शारीरिक श्रम की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो तापमान ज्यादा चाहिए, अधिक आर्द्रता मैंने बता दिया, बारिश होगी तभी होगा। शारीरिक श्रम बहुत चाहिए, और कम से कम 1 साल तक का समय गन्ने को चाहिए। उत्पादक स्थान दूसरा हमारा है, पहला किसका है, ब्राजील का है, हर जगह चाइना का नहीं है। पहला गन्ने में ब्राजील का है, दूसरा हमारा है। स्थान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। फिर आते हैं तिलहन फसलों पे।
तिलहन में मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी 12% भाग है। देखो अब ये जितनी भी फसलें नाम बताइए तिलहन वाली ऑयल सीड्स, जिससे ऑयल निकालते हैं हम लोग, ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, वो है 12% भाग है हमारे टोटल फसलों के उत्पादन में। जो भी हम लोग करते हैं उसका 12% भाग तिलहन का है। उत्पादक स्थान दूसरा हमारा है, पहला चीन का है। उपयोग क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, खाद्य है और खाना बनाने, साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान और उपबटन उद्योग, मतलब कि जो सजने संवरने वाले सामान होते हैं ना, उनमें भी इनका इस्तेमाल होता है। अब देखो मूंगफली की चर्चा करेंगे। शस्य प्रारूप मूंगफली खरीफ में उगाई जाएगी। तिलहनों के कुछ उत्पादन का आधा भाग है। जितने भी तिलहन की फसलें देख रहे हो उसका 50% क्या है, मूंगफली है। मूंगफली ही 50% है। स्थान गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। फिर आ जाओ अन्य जो फसलें हैं उनके बारे में। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की। यह पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा न्यूज देकर के जा रहा है, और एक्स्ट्रा न्यूज क्या है, जो तिल है वो उत्तरी भारत में खरीफ में, ठीक है, और दक्षिणी भारत में रबी में बोया जाता है। उसके बाद आ जाओ अरंडी खरीफ, रबी और रबी दोनों ही फसलों ऋतु में बोया जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसी कौन सी फसल है तिलहन की जो क्या है, दोनों शस्य प्रारूपों में, दोनों ऋतुओं में बोई जा सकती है, रबी में भी और खरीफ में भी। तो आपका जवाब होना चाहिए अरंडी, अरंडी, अरंडी। नेक्स्ट फिर आते हैं चाय की तरफ, ठीक है, जो काफी लोगों की थकान दूर कर देती है और काफियों के शरीर में समस्या भी खड़ी कर देती है। तो वो चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलुआ क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। देखो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय मैंने आपको अभी समझा दिया। ह्यूमस जीवांश युक्त मतलब उसमें उर्वरता होनी चाहिए। ह्यूमस का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में जैव पदार्थ है ना मिट्टी में होने चाहिए, जैसे कि खाद मान लीजिए, पेड़ पौधों की पत्तियां मान लीजिए, जो घर में जो नेचुरल वेस्ट होता है वो मान लीजिए, ये जो सब कुछ है ये। उसके बाद फाइनली सुगम जल निकास, ये मतलब सुगम का मतलब क्या होता है, बहुत आसानी से। जल निकास का मतलब क्या है, जाना। तो सुगम जल निकास, आसानी से जल बहने की जगह उसके पास होनी चाहिए, ढलुआ क्षेत्र में होनी चाहिए। ढलुआ क्षेत्र मतलब क्या है, ऐसे हो, पहले यहां से बहता 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 ऐसे आराम से धीरे 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 जाता जाए। बौछारें, चाय में कभी भी है ना बहुत तेज बारिश की जरूरत नहीं होती, बौछारें होती रहनी चाहिए। जो पानी की बौछार होती है, टिम टिम बरसा पानी, नहीं रिम झिम 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 बरसा पानी, जो भी है बौछारें होती रहनी चाहिए। श्रम सघन, इसमें बहुत मेहनत लगती है, जैसे कि मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था कि 3-3 बजे उठ करके लोग चाय के बागानों में काम करते हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम है। कहां कहां है, असम, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, तो ये देखो पश्चिम बंगाल ये रहा, और यहाँ पे आप ऊपरी वाला जो हिस्सा है वो दार्जिलिंग। जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियों, तमिलनाडु और केरल, ठीक है, ये रहा तमिलनाडु, केरल और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, इन सभी जगह क्या है, इसकी मुख्य खेती होती है। अब पहला स्थान किसका है, चीन का, और दूसरा हमारा चाय में, ठीक है। और चाय जो शुरुआत करी वो किसने करी, अंग्रेजों ने करी, और फिर बाद में के बाकी सारे जो बागान है वो किसके हैं, हमारे। फिर दूसरी तरफ बढ़ते हैं कॉफी की तरफ। अरेबिका किस्म, अरेबिका किस्म की कॉफी पूरी दुनिया में बहुत डिमांडेबल है, और ये अरेबिका किस्म की कॉफी हमारे भारत में उगाई जाती है। और जब शुरुआत इसकी हुई थी तो कहां से लेकर के आए थे, हम इसे यमन से लेकर के आए थे। बाबा बुदान पहाड़ियों से हुई, नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में पाई जाती है। तो बाबा बुदान हिल्स यहां पर आपको देखने को मिलेगी, बाबा बुदान हिल्स, और नीलगिरी की पहाड़ियां भी इसी क्षेत्र में है। तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर ही कॉफी की शुरुआत हुई है। फिर आते हैं बागवानी फसलों पे। पहला स्थान किसका है, चीन का, और दूसरा हमारा, ठीक है। बागवानी फसलों में क्या है, फल, सब्जियां ये आती है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, देखो अभी आपको याद ही करना पड़ेगा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के क्या फेमस है, आम, ठीक है। नागपुर और चेरापूंजी, मेघालय के क्या, संतरे। केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के केले। उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची। मेघालय के अनानास। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंगूर। हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट के विश्व भर में बहुत मांग होती है। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन, आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। तो भारत के, ठीक है, भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू में क्या है, उत्पादन में सबसे प्रमुख स्थान है, ठीक है ना। ज्यादा बार रिपीट मत करिएगा, नहीं तो घर वालों को ऐसा लगेगा कि सब्जी वाला आ गया है, वो आप लोगों को सही खरीद लेंगे। फिर प्रमुख स्थान है इन सब्जियों में। अब आते हैं अखाद्य फसलें। अभी तक हमने जो पढ़ी वो खाद्य फसल थी, हमारे खाने पीने के लिए इस्तेमाल आ रही थी, ठीक है। अब है अखाद्य फसलें, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रबड़ के बारे में। शस्य प्रारूप कब है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। देखो भूमध्य रेखा भी मैंने आपको बताया ना, ये 0 डिग्री वाली है, तो इस पे कौन सा, उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में ही उगाई जा सकती है।
आवश्यकता उच्च तापमान में और अधिक आर्द्रता 200 सेंटीमीटर से अधिक इसकी वर्षा होनी चाहिए। उत्पादक स्थान पहला चीन का, दूसरा हमारा। स्थान केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय की में गारो पहाड़ियों पर पाया जाता है। ठीक है, गारो एक जनजाति भी है, तो वहां की जो रहने वाले लोग हैं उनको गारो जनजाति के रूप में जाना जाता है और गारो पहाड़ियां है। फिर आते हैं रेशेदार फसलें जिनमें रेशे होंगे, फाइबर्स जिनमें होंगे वो। इसमें कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम में देखो कपास, जूट, सन ये तो हम मिट्टी में उगाते हैं, ठीक है ना, ये तो मिट्टी में उगाई जाती है। और ये प्राकृतिक रेशम ये हमें कैसे मिलती है? ये एक रेशम का कीड़ा होता है, सिल्क वॉर्म जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, उससे में मिलता है। रेशम उत्पादन या सेरिकल्चर, इसको मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं छोटा सा। देखिए रेशम उत्पादन क्या होता है कि जो सिल्क वॉर्म होता है, जो फीमेल होता है वो बर्थ देता है, और वो बर्थ देगा, वो किस पे देगा, जन्म किस पे देगा? मलबरी की पत्तियों पे देगा। किस पे देगा? मलबरी की पत्तियों पे देगा। ये बात ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। मलबरी की पत्तियों पे वो उसको जन्म देगा। वो जब जन्म दे देता है तो फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, उस मलबरी की पत्ती को खा जाता है, खा लेता है, पूरा हो गया। अब उसको खाने के बाद हमें क्या करना होता है? रेस्ट करना होता है, तो उसे भी रेस्ट करना होता है। बट हमें तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस चल जाता है, पर उसको बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चलेगा। तो वो क्या करता है कि वो पूरे अपने जो सलाइवा होता है, जैसे हम थूक कहते हैं शुद्ध भाषा में, ठीक है, तो उस थूक से क्या पूरे शरीर को ऐसे चाट चाट करके क्या कर लेते हैं, एक अपने पूरा कवर सा बना लेता है। जैसे हमारे मच्छरदानी होती है ना, वैसे वो एक पूरा कवर सा बना लेगा। अब वो कवर बना लेगा, और जो कवर उसने बनाया है उसे हम कहते हैं कोकून। क्या कहते हैं? कोकून। अभी जो कोकून बनाया है, फिर वो क्या होता है, उसमें सोता रहता है, सोता रहता है, सो जाएगा, और फिर सोते सोते वो धीरे धीरे क्या है, वो बड़ा होने लग जाता है। और जैसे ही वो बड़ा होता है, वो उस कोकून को तोड़ करके क्या है, बाहर आ जाता है। और जब वो उस कोकून को जो तोड़ देता है, वही तो क्या है, रेशम है। और फिर वो रेशम हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर हम लोगों को जो भी उत्पादन करना होता है वो बनाना होता है। ये जो रेशम का उत्पादन होता है, इसी को हम लोग सेरिकल्चर कहते हैं। अब आते हैं कपास के बारे में। शस्य प्रारूप खरीफ का है। आवश्यकता उच्च तापमान होनी चाहिए, हल्की वर्षा होनी चाहिए, सिंचाई में भी काम हो सकता है। 210 दिन पाला रहित दिन चाहिए। पाला पानी हमने पढ़ा था वर्षा जल के लिए बोला जाता है, तो पाला रहित मतलब पानी नहीं मिलना चाहिए 210 दिन। खिली धूप मिलनी चाहिए। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी, काली मिट्टी तो फेमस है, ठीक है ना, काली कपास, काली मिट्टी, कपास वाली मिट्टी, हमने ये बात पढ़ रखी है पहले चैप्टर में। उत्पादक स्थान हमारा तृतीय है। स्थान महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है मुख्य कपास के लिए। अब आ जाते हैं जूट में। जूट को क्या है, सुनहरा रेशा कहा जाता है, क्योंकि उसका रंग क्या है, गोल्डन जैसा होता है। गोल्डन जैसा तो नहीं होता, भूरा भूरा सा होता है। आपने गेहूं की बोरियां देखी होगी, उसमें वो वैसा ही रंग इसका है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में जाती है, उगाई जाती है। तो जल निकास, जहां से पानी निकलता है, वहां वाली जो मिट्टी है, जलोढ़ जो मिट्टी है, उस मिट्टी में ही ये उगाई जाएगी। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, और जब बड़ा होता है जब उसके उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, अब आ जाओ इसमें, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियां बनाने में, चटाई बनाने में, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। तो कुछ भी उपयोग पूछ लिया जाए तो उसमें किया जाता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जूट को लेकर के विशेष करके अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, ध्यान से सुनिएगा कि सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो लिखेगा भारत, मेरा भारत महान, ठीक है, भारत। पर अगर सबसे ज्यादा निर्यातक कौन है, सबसे ज्यादा भारत विदेशों में कौन बेचता है, तो सबसे ज्यादा विदेशों में भेजने वाला है बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश। ओके, ठीक है, जो पहले तो हमारा था ही, ठीक है, अब तो जिनका भी है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार। अब देखिए, हम ये बात जानते हैं कि लंबे समय से हमारे देश में खेतीबाड़ी हो रही है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है, पहले भी पढ़ा है और आज भी हमने ये बात पढ़ी कि बहुत लंबे समय से हो रही। पर पहले कभी किसी का राज रहा, फिर किसी का रहा, फिर अंग्रेज आ गए, तो किसी ने भला करा, किसी ने बुरा करा, चल गया। बट अब समय आज़ादी मिल गई, तो आज़ादी मिल गई तो डोर हमारे हाथ में। और जैसे कि 12th में भी पढ़ाया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू एक स्पीच देते हैं, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, उसमें वो यही कहते हैं कि अब जो भारत की डोर है भारत के लोगों के हाथ में है। तो आज़ादी के बाद जो सब कुछ है वो अब हमारे हाथ में था। तो किस प्रकार से हम कृषि को सुधार करते हैं वो देखते हैं। जोतों की चकबंदी, सहकारिता की तथा जमींदारी आदि समाप्त की। जोतों की चकबंदी, जोतों का मतलब क्या है, जो फील्ड्स होती है उनकी चकबंदी कंसोलिडेट एक कर दिया। अब क्या था, पहले तो क्या है, पुश्तैनी जमीनें हुआ करती थी, बहुत बड़े बड़े खेत हुआ करते थे। फिर उसको क्या करा गया, जैसे कि मान लो एक पिता है, उसके 6 बच्चे हैं, 6 लड़के हैं, तो अब वो पहले जमीन एक थी, ठीक है, परंतु अब उस जमीन के कितने 6 भाग हो चुके हैं, 1 2 3
8 हो गए बेटा, ठीक है, इस वालों को काट दो आप, ठीक है। तो 6 भाग हो गए, तो 6 भाग हो गए। अभी जमीन क्या है, छोटी छोटी हो गई, तो ये जोतों की चकबंदी, इनको फिर से एक करने की कोशिश सरकार ने करी है। सहकारिता, जमींदारी, जमींदारी को एंडिंग, जमींदारी क्या होता है, जमींदार, तालुकदार, ऐसे शब्द सुनेंगे आप। तालुकदार मुगलों के समय इस्तेमाल होते थे, जमींदार अंग्रेजों के समय इस्तेमाल होते थे, पर दोनों की नीयत एक जैसी थी कि भारत के किसानों को लूटना, उनका शोषण करना, यही उनकी नीयत थी। जमींदारों क्या है, बड़ी बड़ी जमीनें ले लेते थे, उन पे कर लेते थे, किसानों को लूटते थे, अगर वो कर नहीं दे पाते तो वो जमीन अपने अंडर पे ले लेते। तो इनके पास क्या बहुत जमीनें थी, तो ये जमींदारी सिस्टम भी सरकार ने खत्म करा आजादी के बाद। भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य रहा, भूमि सुधार के लिए कानून लेकर के आई, एक सीमा लगाई कि इससे ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं होनी चाहिए, भूमि सुधार का लक्ष्य रखा गया। और भूमि सुधार में क्या है कि एक लक्ष्य उसका रखा गया कि इससे ज्यादा जमीन कोई नहीं रखेगा। परंतु सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी जो दुविधा है भारत की, वो ये है, कानून बनते हैं परंतु वो पेपरों में ही रह जाते हैं। कुछ सरकार मानती है तो जनताएं नहीं मानती, और जब जनता तो वैसे भी भारत की सोई रहती है, वह जागरूक बहुत कम है, तो नहीं पता होता। भूमि सुधार कानून बने पर वो सच तक पूरे सही रूप से लागू नहीं हो पाए। पैकेज टेक्नोलॉजी भारत सरकार लेकर के आई है। पैकेज टेक्नोलॉजी में क्या था, जैसे कि श्वेत क्रांति, दूध के लिए, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, और विजय कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति के जनक भी उन्हें कहा जाता है, या मिल्कमैन ऑफ इंडिया विजय कुरियन को कहा जाता है। ये अब इंग्लिश में ही रहेगा, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, ऐसा मत लिख देना विजय कुरियन कौन है, भारत का दूध वाला, ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो मिल्कमैन ऑफ इंडिया रहेगा। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति इसमें आ जाती है पैकेज टेक्नोलॉजी में। सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समिति और बैंकों की स्थापना सम्मिलित है। और जो सरकार ने काम करे कि वे सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी में अगर फसल खराब हो जाती है तो बीमा का प्रावधान सरकार ने करा। उसके बाद किसानों को कम दर पर ऋण देने की सुविधा करी, 2 काम। तीसरा काम, ग्रामीण बैंकों की स्थापना करी, सहकारी समिति और बैंकों की स्थापना, ये सारे काम सरकार ने करे। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाएं भी शुरू करी हैं। मौसम की जानकारी, मौसम की जानकारी के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन जैसे चैनल चलाए, मौसम से पहले जानकारी देते थे, कैसे किस प्रकार से कृषि को सुधारा जा सकता है, ऐसी सारी जानकारियां दी जाती थी। न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की भी सरकार घोषणा करती है कि इससे कम से कम तो इतना किसान को देना ही होगा और इतनी सहायता सरकार उनकी करेगी। अब आते हैं कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान की। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कैसी, उसका क्या योगदान है, और रोजगार में, उत्पादन में उनका क्या योगदान है। कृषि भारत के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है ना, बिल्कुल, क्योंकि हम काफी समय से कर रहे हैं और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ही किस पे टिकी हुई है, कृषि पे टिकी हुई है। सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है। देखो, अब सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का जो अंश है, जो पार्ट है, वो गिरता जा रहा है, और ये गिरता जा रहा है, ये बहुत बड़ी चिंता है, बहुत बड़ी चिंता है। क्यों चिंता है, क्योंकि मैं आपको बहुत समय से पढ़ाता आ रहा हूं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, जुड़े हुए हैं, पृथक नहीं है, पूरक है। क्या है, पृथक नहीं है, पूरक है। जब ये कच्चा माल देने वाला ही चला जाएगा तो फिर द्वितीय और तृतीय क्षेत्र क्या करेंगे, पूरी की पूरी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, कोलैप्स्ड हो जाएगी, पूरी की पूरी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जो कि हमारे लिए सच में चिंता का विषय। भारतीय कृषि में काफी सुधार करे गए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद खोला गया, जहां पे क्या होगा, अनुसंधान होगी, रिसर्च होगी कि हम कृषि को किस प्रकार से बेहतरीन बना सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करी गई कि विद्यार्थियों को पढ़ाया जाए, उन्हें कृषि की पूरी जानकारी दी जाए, जिस प्रकार से विदेशों में कृषि होती है कि सोइल की जांच करी जाए, उसके लिए बेहतर से बेहतर उर्वरक, खाद हो, उनके लिए बच्चों को पढ़ाया जाए, और अभी पढ़ाई रही सरकार। पशु चिकित्सा सेवाएं, पशुओं के लिए चिकित्सा, क्योंकि किसान क्या है, पशु भी रखता है, और पशु भी हमारे लिए बहुत जरूरी, क्योंकि दूध का उत्पादन, बाकी सब कुछ वहां से मिलता है। पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, पशु प्रजनन मतलब जो डिलीवरी होती है, ठीक है, वो जब अपने बच्चों को जन्म देती है, तो जो पशु अपने बच्चों को जब जन्म देंगे तो उनके लिए भी हॉस्पिटल की सुविधा कि वहां आप ये हॉस्पिटल में जन्म दें। बागवानी विकास, जो फल सब्जियां है उसमें ज्यादा विकास करने की कोशिश करेगी। मौसम विज्ञान के लिए, मौसम विज्ञान की पहले मौसम का पता लग जाए, मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई है। अब आते हैं वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। फाइनली 1991 में क्या हुआ, 1991 में एलपीजी की पॉलिसी आई। अब एलपीजी की जब पॉलिसी आती है तो वो क्या प्रभाव कृषि पर डाल करके जाती है, वो क्या प्रभाव एग्रीकल्चर पर डाल करके जाती है, वो जानते हैं। 1990 के बाद कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। किसे करना पड़ा, जो भारत में जो कृषि कर रहे हैं, जो किसान हैं, उनको नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ। हम बहुत सी चीजों में फर्स्ट सेकंड पे हैं, हम बहुत कुछ चीजों का उत्पादन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग क्या है, जो विकसित देश है ना, उनसे स्पर्धा नहीं कर पा रहे थे, उनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास पूरा ऐसा ज्ञान नहीं था। दूसरे कारण मैं एक बात ये भी बताता हूं, हम लोगों ने बेसिक जो चीजें हैं ना, जो हमारे आइडियाज थे ना, वो हमने छोड़ दी। जो हम लोग खाद का इस्तेमाल करते थे वो खाद हमने छोड़ दी, हम रसायन की वाली खादों का इस्तेमाल करने लगे, और उन खादों से जो आज आधा भारत बीमार पड़ा है ना, वो यही कारण है। आप ये देख लीजिए, जिस फसल जो सर्दी में आनी चाहिए थी वो गर्मी में भी आ रही है, जो गर्मी में आ रही है वो सर्दी में भी आ रही है। बस हम लोग खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, और खुद को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, और बाकी कुछ हम सोच भी नहीं रहे। और अब समय वापस आ चुका है कि धीरे धीरे क्या है, हम लोग वापस कार्बनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। हम फिर से जो हमारी जो फसलें हैं भाई, खाद में गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम के पत्तों के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की और भी बातें हैं। भारतीय कृषि दो राह पे मतलब दो रास्तों पर है। दो बातें हैं, क्या क्या है? पहली बात तो भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक भी बनाना है। कृषि को लाभदायक और सक्षम बनाने के लिए क्या है, जो बड़े बड़े किसान है ना, उनको क्या भैया पैसा दो, उनको खूब मदद करो, वो ज्यादा उत्पादन करो, ज्यादा उत्पादन करेंगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। पहला काम तो ये है। दूसरा क्या, जो सीमांत और छोटे किसान है उनकी स्थिति भी सुधारनी है। मतलब एक तरफ तो आपको कृषि को बहुत लाभदायक बनाना है, तो जब बहुत लाभदायक बनाना है तो उनको ज्यादा मजबूत करो जो ऑलरेडी मजबूत है, भाई मुझे आज एक बात बताओ कि भाई मुझे ऑपोजिशन ने किसी ने बोला कि भाई कुश्ती लड़ी जाएगी, दो कुश्तियों के गुरु है, ठीक है ना, एक गुरु ये है और एक गुरु ये है, ए गुरु और बी गुरु। तो अब है ना, बी गुरु ने ए को चैलेंज करा, जा तेरे चेले को भेज दे, जिसको भी लड़वाना वो लड़वा दे, ये जो मेरा चेला आएगा ना एक्स, इससे तुम्हें लड़ना होगा। एक्स बिल्कुल धाकड़ भैया, एक्स क्या है, बिल्कुल धाकड़ है। अब क्या हुआ कि अब ए ने बोला यार मेरे पास दो चेले हैं, एक है वाई और एक है जेड, अब क्या करा जाए? वाई बहुत ताकतवर है, या तो मैं अभी वाई को थोड़ा सा और मजबूत कर दूं 10-15 दिन में जब तक कुश्ती नहीं होती, पर जेड पे भी ध्यान देना है यार, उसको भी मजबूत बनाना है। वो वाली सी स्थिति है यहां पर कि हमें कृषि को बढ़िया भी बनाना है और जो कमजोर किसान है उनको मजबूत भी करना है। हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, अब देखो हरित क्रांति हुई तो रसायनों का हमने अधिक प्रयोग करा। मैंने क्या बोला कि ज्यादा पानी की सिंचाई की जरूरत होगी, जल भरतों के सूखने, जो जल हमारे पास था वो सारा सूख गया, जैव विविधता विलुप्त हो गई। जैव विविधता क्योंकि हमने सारा रसायन इस्तेमाल करा, हमने जंगल पेड़ पौधे सब काट दिए, तो वहां पे जो जैव विविधता रहती थी वो भी विलुप्त हो गई। वास्तव में कार्बनिक ऑर्गेनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है। अब कार्बनिक ऑर्गेनिक कृषि बहुत जरूरी है। कार्बनिक ऑर्गेनिक का मतलब क्या, जहां पर हम किसी रसायन का प्रयोग ना करें। और सिक्किम एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जो 100% ऑर्गेनिक है, वहां पर किसी भी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल नहीं करा जाता। कीमती फसलें उगानी चाहिए। अब किसानों को करना क्या चाहिए? कीमती फसलें ज्यादा उगानी चाहिए जिनको बेच करके वो खूब पैसा कमा सकते हैं। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों, जट्रोफा और जोजोबा, ठीक है। फूलों सब्जियों को उगाने के लिए चावल और गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, इनको उगाना चाहिए और इनकी डिमांड बहुत होती है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ पे जलवायु भी बहुत है, हमारे पास विविधता भी बहुत है, हमारे पास वनस्पति प्राणी जात सब कुछ बहुत है, सिर्फ हमें सही प्रकार से इस्तेमाल करने की जरूरत है और आपको अपने समय का सही प्रकार से इस्तेमाल करने की जरूरत है। और इसी के साथ मेरा एक वन शॉट कंप्लीट हो जाता है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखिए और जी जान लगा करके बेहतरीन मेहनत करते रहिए। और जो सपना आपने सजाया है, जो हम मेहनत कर रहे हैं जिस सपने के लिए, बोर्ड टॉपर बनाने के लिए, आपको उसमें लगे रहे और अपने चैनल को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।